नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेज में। साथियों, उत्तर मुगल काल के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने औरंगजेब के बारे में भी देखा हुआ था। तो उत्तर मुगल काल जो कि 1707 ईस्वी से प्रारंभ होता है और 1707 ईस्वी से ही आधुनिक भारत के इतिहास की जानकारियां मिलनी चालू हो जाती हैं और यहीं से आधुनिक भारत के इतिहास का उदय होता है। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं इसको मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो मुगल साम्राज्य में इसके पहले जो क्लास जो हम लोगों ने लिया हुआ था उसमें औरंगजेब की 1707 ईस्वी में जब मृत्यु होती है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो उसके बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो जाता है। हालांकि औरंगजेब अपने जीते जी अपने तीनों पुत्रों में सबसे पहले बहादुर शाह, उसके बाद मोहम्मद आजम और उसके बाद कामबख्श, तीनों का जो है राज्य का बंटवारा कर देता है। जिसमें बहादुर शाह को दिल्ली के आसपास का क्षेत्र की सूबेदारी सौंपता है, जबकि मोहम्मद आजम को गुजरात हो गया, मालवा हो गया, दक्कन हो गया या आगरा हो गया, यहाँ की सूबेदारी सौंपता है। जबकि काम बख्श को बीजापुर और हैदराबाद की सूबेदारी सौंपता है। लेकिन जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इसके पुत्रों में किसके किसके बीच, पहला बहादुर शाह, उसके बाद फिर मोहम्मद आजम मोहम्मद आजम उसके बाद फिर काम बख्श, तीनों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। काम बख्श, तीनों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। इसमें बहादुर शाह एक युद्ध में मोहम्मद आजम को परास्त करके इसकी हत्या कर देता है, मोहम्मद आजम की। और अगले ही युद्ध में काम बख्श भी उत्तराधिकार के लिए बहादुर शाह से लड़ता है। उस युद्ध में भी काम बख्श परास्त होता है बहादुर शाह से और बहादुर शाह इसकी भी हत्या कर देता है। तो इस तरीके से बहादुर शाह अपने दोनों भाइयों की हत्या करके अपने आप को दिल्ली का सम्राट घोषित करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बहादुर शाह के बारे में। बहादुर शाह, इसे ही शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक एक अल्प समय तक शासन किया हुआ था और इसे ही शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, शाह आलम प्रथम। और इसे ही एक उपनाम दिया गया है शाहे बेखबर। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि शाहे बेखबर नाम से किस शासक को जाना जाता है। इसलिए कहा जाता था क्योंकि अपने इसे राज्य की चिंता नहीं होती थी, अपने राज्य के बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको कुछ पता नहीं था, इसलिए इसको साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता था। जबकि इसका पूर्व नाम जो था वो मुअज्जम था, मुअज्जम। तो इस तरीके से ये भी कभी कभी पूछता है कि बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, शाह आलम प्रथम, इसका उपनाम क्या या पूर्व नाम क्या था, वो मुअज्जम था। ये भी कभी कभी पूछता है। और 63 वर्ष की उम्र में ये कब शासक बना था, तो ये 63 वर्ष की उम्र में शासक बना था और सबसे उम्रदराज शासक था। मुगल शासक बनने वाला जिस जो कि बना था वो कौन था, 63 वर्ष की उम्र में बना था बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम। और इसने ही राजा जय सिंह जो थे उनको जो है सवाई राजा सिंह की उपाधि दी थी। राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, राजा जय सिंह की उपाधि दी थी जय सिंह को। ठीक है, इस तरीके से इस बात को आप लोग याद करिएगा। और फिर इसके बारे में बहुत ज्यादा कोई चीजें नहीं है। 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं, बहुत योग्य शासक नहीं था, जहादर शाह के बारे में देखते हैं। जहादर शाह जो कि 1712 से लेकर 1713 मात्र अल्प समय के लिए ये बना हुआ था और इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। जहादर शाह को ही लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख की संज्ञा किसे दी गई थी, जहादर शाह को। और जहादर शाह को ही लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई थी। और यह बहुत ही अयोग्य एवं विलासी प्रवृत्ति का था, इसलिए बहुत समय तक ये शासन नहीं कर पाया। इसको लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत सारा दान देता था, इसलिए राजकाज की इसको भी अपनी चिंता नहीं थी। और यह सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना हुआ था। सैयद बंधु ये कौन थे, सैयद बंधु ये दो भाई थे। एक का नाम था हुसैन अली खां और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां, हुसैन अली खां, और दूसरे का नाम था अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां। दोनों सगे भाई थे और दोनों को ही शासक निर्माता या नृप निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शासक निर्माता, शासक निर्माता या नृप निर्माता कहा जाता है। इसलिए क्योंकि इन लोगों ने इसके आगे जो भी शासक बने हैं सब सैयद बंधु की सहायता से ही शासक बने थे, एक दूसरे की हत्या करके। तो सैयद बंधु जो था, तो सैयद बंधु की सहायता से यह शासक बना हुआ था जहादर शाह। और इसने क्या किया था, इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जहादर शाह जो था, जहादर शाह ही जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किया था। इस बात को आप लोग नोट करिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे फर्रुख सियर की 1712-13 ईस्वी में हट गया था।
1300 ईस्वी में जहादर शाह की हत्या करके फर्रुख सियर जो है वो शासक बना था। और फर्रुख सियर जो शासक बना था, फर्रुख सियर के बारे में हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं। तो फर्रुख सियर जो शासक बना था वो ये भी सैयद बंधु की सहायता से शासक बना हुआ था। मतलब सैयद बंधु जो था वो एक तरीके से शासक निर्माता के तौर पर जाना जाता है। तो 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक यह शासन करता है। और यह भी सैयद बंधु की सहायता से ही शासक बनता है। और इसे किस किस नाम से बुलाया जाता है? तो घृणित कायर के नाम से बुलाया जाता है, घृणित कायर से, क्योंकि इसने सैयद जहांगीर शाह की हत्या करके जो है ये शासक बना हुआ था। और इसके बनने के लिए इसने जहांगीर शाह की हत्या की थी। और सैयद बंधु की सहायता से ही यह हत्या किया हुआ था। और कहा जाता है कि जहादर शाह को जो है मुगल सेना में जब 17 दिसंबर 1715 ईस्वी को सिख नेता था, वो उसका नाम क्या था? बंदा सिंह। बंदा सिंह ये अपने 740 समर्थकों के साथ 740 समर्थकों के साथ मुगलों से जो है युद्ध करने के लिए आया बंगाल में। लेकिन वहां पे क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया। और जब बंदी बना लिया गया तो मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए इसको फर्रुख सियर ने इसको मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए बोला सबको, जितने भी वहां पे समर्थक थे वो बंदा सिंह को। लेकिन मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया तो सबको कैद कर लिया। और कैद करने के बाद इन सबकी 740 समर्थकों की और बंदा सिंह की निर्दयता पूर्वक हत्या कर दिया, निर्दयता पूर्वक हत्या कर दिया था कैद करके। तो ये फर्रुख सियर इसलिए घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। और बात की जाए इसी के समय में ही 1716 ईस्वी में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर बंदा बहादुर ये सिख धर्म के सभी समर्थक थे। बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी, दिल्ली में फांसी दी गई थी। इस तरीके से यह सिख विद्रोहों को पूरी तरीके से नष्ट करने में ये सक्षम रहा था फर्रुख सियर। ठीक है। कहा जाता है कि 1717 ईस्वी में इसे चेचक हो गया था, फर्रुख सियर को 1717 ईस्वी में चेचक हो गया था। और जब चेचक हो गया था इसको, इसके एक अंग्रेजों में एक था, उसका नाम था अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, हैमिल्टन। तो हैमिल्टन ने इसके उपचार किया। और इसको उपचार करने के बाद इसका इलाज किया, उसके बाद इसको सही कर दिया। इसको जब सही कर दिया, इसको ठीक कर दिया, ये अंग्रेजों से बहुत खुश हो गया। और इस कदर खुश हो गया कि बंगाल में 3000 रुपए वार्षिक प्रतिकर्ष पर 3000 रुपए वार्षिक प्रतिकर्ष लेकर व्यापार करने की छूट दे दिया अंग्रेजों को। ठीक है, अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट दे दिया 3000 रुपए पे। और इसे ही अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा। यहीं से धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभुत्व जमता शुरू हो गया। और इस मतलब इसके बाद भी 1717 ईस्वी में एक संधि हुआ था मराठों के साथ। और मराठा बालाजी विश्वनाथ ने एक संधि इससे किया था। और छत्रपति को जो है वो मराठा राज्य में क्या किया था? मान्यता दिया था। छत्रपति को मराठा राज्य मान्यता दिया हुआ था। और इस संधि को मराठा राज्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस तरीके से एक अंग्रेजी शासन का मैग्ना कार्टा और एक मराठा राज्य का मैग्ना कार्टा, दोनों का जो है इसके समय में पारित हुआ था, दोनों इसके समय में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 1719 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में बहुत कुछ खास नहीं है। लेकिन इसके बाद हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो कि अगला शासक बनता है, वो भी सैयद बंधु की सहायता से ही बनता है। तो यहाँ तक जो 3 और 4 शासक हुए थे सब सैयद बंधु की सहायता से हुए थे। सैयद बंधु से एक को शासक बनाता, फिर दूसरे की हत्या करवा के किसी और को शासक बनाता, यही उसका काम था। तो मोहम्मद शाह जब शासक बना तो इसको लगा कि सैयद बंधु जो है उसका अस्तित्व बढ़ता जा रहा है। उसने सैयद बंधु को क्या किया? षड्यंत्र के तहत सैयद बंधुओं की क्या करवा दिया? हत्या करवा दिया। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 सैयद बंधुओं की क्या करवा दिया? षड्यंत्र के तहत इनकी हत्या करवा दिया। सैयद बंधुओं की हत्या करवा दिया षड्यंत्र के तहत। एक की युद्ध में हत्या करवा दिया और दूसरे को कैद बना के विष देके उसकी हत्या करवा दिया था सैयद बंधुओं की। ठीक है। और मोहम्मद शाह जो होता है इसी को ही रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। क्योंकि इसको नाच गाना बहुत पसंद था, इसको नाच गाना क्या था? वो बहुत पसंद था, इसलिए इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। और इसका जो पूर्व नाम था वो क्या था? रोशन अख्तर। रोशन अख्तर इसका पूर्व नाम था। तो पूर्व नाम भी एग्जाम से कभी कभी पूछता है कि मोहम्मद साहब का पूर्व नाम क्या था? रोशन अख्तर। या रोशन अख्तर किस शासक को कहा जाता था? तो वो मोहम्मद शाह को कहा जाता था। और इसके समय में ही मुगल साम्राज्य का तेजी से बिखराव प्रारंभ हो गया था। मुगल साम्राज्य का बहुत तेजी से बिखराव इसके समय में प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि उस समय मुगलों से स्वतंत्र होने वाले बहुत से राज्य मुगलों से स्वतंत्र हुए थे, जिसमें अवध था। अवध
अवध जिसकी स्थापना किसने की थी? सआदत खां। अवध सवादत खां, ये किसने स्वतंत्र किया था अवध को मुगलों से? तो सआदत खान ने इसका जो है, इसका संस्थापक था अवध राज्य का, ठीक है। और इसको ही क्या किया था, मुगलों से स्वतंत्र किया हुआ था। इसके बाद हैदराबाद में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वो थी निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क, ठीक है। इस तरीके से निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की, या इसी को ही चिनकिलिस खां भी कहा जाता है। बंगाल में मुर्शीद कुली खां, बंगाल में मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां, ठीक है। और इसके अलावा बात की जाए कर्नाटक में सादुतुल्ला खां, या भरतपुर में चूरमन एवं बदन सिंह ने जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की हुई थी मुगलों के समय, ठीक है, उत्तरकालीन मुगल काल में। और फारस के शासक जो थे नादिर शाह, नादिर शाह जो था ये आक्रमणकारी था। नादिर शाह ने इसके समय ही आक्रमण किया हुआ था। और कहा जाता है कि 1739 में मोहम्मद शाह के समय ही दिल्ली पर आक्रमण किया था, 1739 में। और ये कब से कब तक शासन रहा था? 1719 से लेकर 1748 तक। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 में आक्रमण किया था। और कहा जाता है कि जब इसने आक्रमण किया तो कोहिनूर हीरा जो था उसको वापस लेकर चला गया। और साथ में जो हुमायूं के द्वारा बनाया गया था एक मयूर सिंहासन, शाहजहां के द्वारा तख्ते हाउस या मयूर सिंहासन जो कि बनवाया गया था, या तख्ते हाउस, इसको लेकर भी ये चला जाता है नादिर शाह। इस तरीके से मयूर सिंहासन या तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन होता है? मोहम्मद शाह होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि 1737 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1737 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवारों के साथ, कितने, लगभग 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया। और कहा जाता है कि मोहम्मद शाह ने इसे आसानी से इस पे जो है क्या कर दिया, अपनी जो है इसको अपने में संरक्षण दिया। और कहा जाता है कि बहुत सारा धन बाजीराव प्रथम ने इससे लेके गया। और साथ में विदेशी आक्रमण से जो है इसकी मदद करने का इससे संधि किया कि विदेशी आक्रमण में वो इसकी मदद करेगा। तो इस तरीके से 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 500 घोड़ों के साथ, और बहुत सारा धन लूट कर लेकर गया हुआ था। उसके बाद बात की जाए, मोहम्मद शाह जो था वो 1748 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी मृत्यु 1748 ईस्वी में जब होती है, तो उसके बाद इसका जो पुत्र होता है अहमद शाह, वो गद्दी पर बैठता है। तो अहमद शाह के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अहमद शाह क्या था। अहमद शाह ये 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक बनता है। और यह भी अयोग्य एवं कहते हैं विलासी प्रवृत्ति का शासक था। ये भी अयोग्य एवं अय्याश बादशाह था। कहा जाता है कि इसके काल में मुगल अर्थव्यवस्था जो थी अहमद शाह के समय, वो पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई थी, ठीक है। कहा जाता है कि सैनिकों तथा अधिकारियों का विद्रोह जो है इसके समय में होने लगा। अहमद शाह के समय में सैनिकों तथा अधिकारी जो थे इसके समय में, उसने सबने मिलकर विद्रोह कर दिया। और कहा जाता है कि इसको अंधा बनाकर 1754 ईस्वी में अंधा बनाकर जेल में डाल दिया था। अंधा बनाकर जेल में डाल दिया था, सैनिकों ने इसके विद्रोह कर दिया था। क्योंकि इसको जो है वेतन वगैरह सैनिकों को नहीं मिलता था, इसके अधिकारियों को वेतन वगैरह नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। और इसके समय में ही 1748 ईस्वी में पहली बार अफगान सेनापति था अहमद शाह अब्दाली। इसका भी नाम अहमद शाह था। और जो अफगान सेनापति था आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो कि बहुत बड़ा आक्रमणकारी था, कई बार इसने भारत पर आक्रमण किया हुआ था, लेकिन प्रथम बार 1748 ईस्वी में आक्रमण किया था। किसके समय में? अहमद शाह के ही समय में आक्रमण किया हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से इस बात को आप लोग नोट करिएगा। और 1754 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब इसको जेल में डाल देते हैं अंधा करके, उसके बाद आलमगीर द्वितीय जो होता है ये अगला शासक बनता है, आलमगीर द्वितीय। हम लोग आलमगीर द्वितीय के बारे में अध्ययन करते हैं। आलमगीर द्वितीय, कहा जाता है कि आलमगीर द्वितीय जो था वो बहुत ही कमजोर व्यक्ति था, बहुत बड़ा ये कमजोर व्यक्ति था। ये अपने वजीर जो था, इसका वजीर जो था गाजी उद्दीन इमामुल मुल्क, गाजी उद्दीन इमादुल मुल्क, इसका जो वजीर था, ये अपने वजीर के हाथों की क्या था, कठपुतली मात्र था, ठीक है, आलमगीर द्वितीय। और दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। कहा जाता है कि 1759 ईस्वी में गाजीउद्दीन मुल्क ने इसकी हत्या कर दिया। 1759 ईस्वी में इसकी हत्या करके
इसकी लाश को दिल्ली के लाल किले के पीछे आगरा के लाल किला जो था, जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था, लाल किले के पीछे जो है यमुना नदी में फेंक देता है। और इसी के समय में ही 1754 से 1759 ईस्वी तक के शासन करता है। लेकिन इसी के समय में ही 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध होता है। किसके समय में? आलमगीर द्वितीय के समय में। और इसमें आलमगीर द्वितीय ने किसकी मदद की थी? आलमगीर द्वितीय ने सिराजुद्दौला की मदद की थी। लेकिन सिराजुद्दौला जो था उसे लॉर्ड क्लाइव जो कि अंग्रेज सेनापति थे, अंग्रेज सेनापति लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था 1757 की ईस्वी में। आगे हम लोग किसी क्लास में इस युद्ध को, प्लासी के युद्ध को, बक्सर के युद्ध को बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। लेकिन इस बारे में जानते रहिएगा कि आप 1757 ईस्वी जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय मुगल शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शाह आलम द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का जो पुत्र होता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शाह आलम द्वितीय ये 1759 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक का शासक रहता है। कहा जाता है कि उत्तर मुगल काल के सबसे सर्वाधिक समय तक रहने वाला ये शासक कौन होता है? वो शाह आलम द्वितीय होता है। मतलब कि मुगल शासक में जो है, उत्तरकालीन मुगल शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया? वो शाह आलम द्वितीय ने किया हुआ था। और ये आलमगीर द्वितीय का पुत्र था। इसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? अली गौहर। अली गौहर इसका वास्तविक नाम था। इस बात को आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि 1761 ईस्वी में इसी के समय पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था इसी के समय में। और इसमें इस युद्ध में कौन कौन था? तो अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान सेनापति था, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बहुत बुरी तरीके से परास्त किया हुआ था। और इसीलिए जो है ये युद्ध बहुत फेमस है। 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध जो था वो मराठों के लिए बहुत शर्मनाक बात थी, मराठों के नरसंहार की बात थी। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को क्या किया था? पराजित किया हुआ था। और शाह आलमगीर द्वितीय के समय में, ठीक है। और उसके बाद 1764 ईस्वी में इसी के समय होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय के समय में ही। और बक्सर का युद्ध जो होता है, इसमें अंग्रेज सेनापति होता है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला को पराजित किया हुआ था 1764 के बक्सर के युद्ध में। अंग्रेज जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था, जबकि इसके अलावा जो था वो शाह आलम द्वितीय था। और अवध का जो नवाब था वो शुजाउद्दौला था। दोनों को परास्त किया हुआ था। और 1764 ईस्वी के बाद ही अंग्रेजों का प्रभुसत्व जो है वो भारत पर बहुत बड़े रूप में बढ़ गया। और यहीं से जो कहा जाता है कि अंग्रेजी शासन की शुरुआत शुरू हो जाती है। और शाह आलम द्वितीय जो था 1764 ईस्वी में जब ये बक्सर का युद्ध हारता है, तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की एक संधि करता है। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि करता है। और अंग्रेजों से इलाहाबाद की संधि करता है। और इलाहाबाद की संधि में ही शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी क्या करती थी? वो सौंप दी थी। और बदले में क्या किया था? मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया क्या किया? वार्षिक पेंशन देने का वादा किया। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का वादा किया। और मतलब वार्षिक नजराना देने का वादा किया। और कहा जाता है किसके बदले? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो सौंपी गई थी उसके लिए, ठीक है। इस प्रकार यह अंग्रेजों का पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गया था। और 1806 ईस्वी में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इस समय अंग्रेजों का शासन जो है वो अपने चरम पर था। और कहा जाता है कि इसकी मृत्यु के बाद इसका जो बेटा होता है अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, और ये 1806 ईस्वी से लेके 1837 ईस्वी तक शासन करता है। और शाह आलम द्वितीय जो था, इसका बेटा अकबर द्वितीय, ये अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। अकबर द्वितीय यानी कि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। इस बात को आप लोग नोट करिएगा, क्योंकि जब इसके पहले शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन का नजराना देने का जो है वादा किया था। और उसके बाद में अकबर द्वितीय जो था, इसकी मृत्यु के बाद अकबर द्वितीय को अंग्रेजों ने संरक्षण देकर इसे अगला मुगल बादशाह बनाया। और बाद में यह इसके पेंशन को जो है, जो 26 लाख रुपए पेंशन थी मुगल बादशाह की, अंग्रेजों ने इस पेंशन को कम कर दिया। और अकबर द्वितीय जो था, राजा राय राम मोहन राय को पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड यानी लंदन भेजता है। और राजा राम मोहन राय को किसकी उपाधि देता है? राजा की। इसीलिए राम मोहन राय के आगे राजा शब्द जुड़ जाता है, तो राजा राम मोहन राय इनको कहा जाता है।
राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दी थी, जो कि मुगल बादशाह होता है, और इसने ही इंग्लैंड यानी लंदन राजा राम मोहन राय को भेजा था अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए। और बात की जाए तो अकबर द्वितीय के समय में ही जो मुगल कालीन सिक्के थे, मुगल कालीन सिक्कों का प्रचलन जो था वो अकबर द्वितीय के समय में ही बंद हुआ था। इस बात को आप लोग नोट करिएगा। जो मुगल कालीन सिक्के होते थे, सिक्कों का प्रचलन अकबर द्वितीय के समय में ही क्या हो गया, बंद हो गया। अकबर द्वितीय के बाद जब 1837 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, तो बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय के बाद कौन आता है, बहादुर शाह द्वितीय। और ये भी अंग्रेजों के संरक्षण में ही शासक बनता है बहादुर शाह द्वितीय। और इसे शायरी जो थी वो, शायरी में इसकी बहुत अधिक रुचि थी। बहादुर शाह द्वितीय की शायरी में बहुत अधिक रुचि थी, और कहा जाता है कि इसका जो एक उपनाम होता है वो जफर होता है। उपनाम क्या होता है, जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ये मुगल काल का जो होता है वो अंतिम शासक होता है। मतलब मुगल कालीन का जो होता है वो अंतिम शासक कौन होता है, बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम शासक, अंतिम बादशाह मुगल साम्राज्य का कौन सा होता है, बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर। और कहा जाता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति में या 1857 ईस्वी के गदर में इसने क्या किया था, भाग लिया था, जिसकी वजह से इसका अंग्रेजों से विवाद हो गया, और जो है अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार कर लिया, तथा हुमायूं के मकबरे में जो है इसको क्या कर दिया, कैद कर दिया। और हुमायूं के मकबरे में कैद करने के बाद इसको वहां से उठाकर कहाँ पे रख चले, रंगून के लिए निर्वासित कर दिए। कहाँ पे, रंगून, रंगून ले जाके निर्वासित कर दिए। और जहां पर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह द्वितीय की या जफर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यहीं से मुगल बादशाह या मुगल साम्राज्य की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। और कहा जाता है कि रंगून में ही जहाँ पे इसकी मृत्यु होती है, वहीं पर ही इसका मकबरा बनवाया गया है, रंगून में। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर की। तो इस तरीके से इसके साथ ही भारत में मुगल वंश का अंत हो जाता है, और ये अंतिम मुगल शासक था मुगल साम्राज्य का। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे मराठों का उत्कर्ष के बारे में ध्यान क्लास लेंगे, जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जहाँ मराठा पेशवा के बारे में अध्ययन करेंगे। और उसके बाद फिर सीधे हम लोग आधुनिक भारत के नए क्लास पे आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।